शुरू करते हैं। फिर आज नया है सबके लिए, आप लोगों में से जो लोग कल नहीं क्लास किए होंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स में आता है। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स माने बहुत सारी संविधाएं ऐसी होती हैं जो जनरल प्रिंसिपल्स तो लागू होते ही हैं उन पे, लेकिन उनका कुछ नेचर स्पेसिफिक होता है, इसलिए इनको स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो जिसमें से पहला हम शुरू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति की संविदा। क्षतिपूर्ति तो जनरल प्रिंसिपल्स में दिया गया है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तब क्षतिपूर्ति की बात आती है। यहां ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। प्रखर पांडे प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यहां पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। इंडेमनिटी में क्या कहा जाता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यह आश्वासन देता है कि आप मेरे कहने से कोई पर्टिकुलर कार्य कर रहे हैं, यू आर एक्टिंग अपॉन माई रिक्वेस्ट, और इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट इफ यू सफर फ्रॉम एनी लॉस और डैमेज आई विल इंडेमनिफाई दैट, आई विल कंपनसेट दैट। इंडेमनिफाई करूंगा मैं, अगर मेरे आप कहने पे कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें आपको कोई लॉस होता है, नुकसान होता है, तो उसमें मैं क्षतिपूर्ति आपकी करूंगा। तो क्या कहा जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या इंडेमनिटी मीन्स अ प्रॉमिस टू सेव अ पर्सन फ्रॉम द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्ट। किसी कार्य के जो हार्मफुल नुकसानदायक परिणाम होंगे उनसे बचाव करना। हम इसको एक उदाहरण से ही शुरू करेंगे तो बात आपकी ज्यादा समझ में आएगी। बात आपके ज्यादा तब समझ में आएगी जब एक उदाहरण हो आपके पास। ये होते हैं ए, ये होते हैं जे, ठीक है। ये कौन है, एक ऑक्शनियर है, नीलामकर्ता। नीलामकर्ता, इनके पास क्या है, ऑक्शन हाउस है। कोई भी चीज आप लाओ, आपके बेचने में मदद करेंगे, ऑक्शन करेंगे, उसमें आपकी चीज बिक जाएगी, आप उनको कुछ फीस दे दोगे। इसमें ये होते हैं जे अपने कुछ जानवर लाते हैं, कैटल, और कहते हैं इसको बेच दो। ये करते हैं कि इस कैटल को इस ऑक्शन में बेच देते हैं, ये सेल कर देते हैं इन कैटल को। कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद ये पता लगता है कि इनके पास कोई बी नाम का व्यक्ति अप्रोच करता है और कहता है कि आपने ये जो कैटल बेचे थे ये मेरे हैं। देखिए ट्विस्ट यहां क्या आ रहा है, ये कैटल, एंड ही प्रूव्स हिज टाइटल ऑन दैट कैटल आल्सो। उस कैटल पे जो इन्होंने ऑक्शन में बेच दिया उस पे इन्होंने अपना स्वत्व भी सिद्ध कर दिया, स्वामित्व भी सिद्ध कर दिया। अब क्या होगा, जब स्वत्व सिद्ध हो गया तो इनकी गलती हुई, इसको भी इनको नहीं जानेगा, भी जानेगा कि आपने बेचा है, आप मेरी नुकसान जो है उसकी पूर्ति करो। तो ए होगा क्या, एक क्या करेंगे आप, कैटल की जो वैल्यू होगी वो बी को पे कर देंगे, ठीक है, पे कर दिए। लेकिन क्या पे करने के बाद ये उल्लू जैसे बैठे रहेंगे, भाई मैंने आपकी मदद करी, जे की मदद करी कैटल बेचने में, और फिर मुझे भुगतान भी करना पड़ रहा है उस कैटल के वैल्यू का। तो क्या होगा, इनके रिक्वेस्ट पे इन्होंने कुछ काम किया है जो कि कैटल बेचने का है, फिर भी उसके परिणाम स्वरूप कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, इनको नुकसान हुआ। अब यहां पे ये मान लीजिए कि एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अभी मैं बताऊंगा, यहां पे ध्यान रखिए कि ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, यहां ये होगा कि मैंने आपके रिक्वेस्ट पे ये काम किया है, इसलिए आप ये जो वैल्यू मैंने बी को पे करी है इसको आप कंपनसेट करिए। ये इनके रिक्वेस्ट पे, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ जे इट वाज परफॉर्म्ड, ठीक है। जे के रिक्वेस्ट पे किया गया था, ए ने काम किया, उसके बाद वैल्यू बी को देनी पड़ गई क्योंकि बी का वो संपत्ति था। तो अब ये कोई अधिकार है कि जे से इंडेमनिफाई हो सके, इंडेमनिफाई हो सकेगा, जो भी वैल्यू इसने पे करी है जे इसका भुगतान करेगा। तो जो मैंने परिभाषा बताई, अ प्रॉमिस टू सेव द प्रोमिसी, अब यहां पे उस परिभाषा को एक लाइन और बढ़ाते हैं, अ प्रॉमिस टू सेव द प्रोमिसी हार्मलेस
किसको सेव करने की बात हो रही है? प्रोमिसी को। क्या सेव करने की बात हो रही है? हार्मलेस, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, ये सेव करने की बात हो रही है। फ्रॉम लॉस कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन के कारण यदि कोई नुकसान हो रहा है जिस ट्रांजैक्शन में promisee was entered into at the request of the promiser। ठीक, लास्ट में प्रोमिसर आ रहा है क्योंकि प्रॉमिस यहां पे आ रहा है, प्रॉमिस किया जा रहा है किसी प्रोमिसी को, तो प्रॉमिस कौन करेगा? प्रोमिसर करेगा। प्रोमिसी को क्या प्रॉमिस कर रहा है? ये प्रॉमिस कर रहा है कि अगर मैं आपको नुकसान से मुक्त रखूंगा, आपके अगर कोई नुकसान होता है तो मैं उसकी भरपाई करूंगा। किस नुकसान का? उस नुकसान का जो उस कारण से हुआ है कि आपने मेरे रिक्वेस्ट में वो ट्रांजैक्शन किया है। आपने प्रोमिसर के रिक्वेस्ट पे अगर कोई ट्रांजैक्शन किया है तो उसकी वजह से जो लॉस होगा उससे प्रोमिसर हार्मलेस रखेगा प्रोमिसी को। ठीक है, प्रॉमिस टू सेव। और फिर क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर, क्योंकि उस ट्रांजैक्शन में जो प्रोमिसी है अपने आप नहीं इन्वॉल्व हुआ था, he was involved in that transaction on the request of promisor, so it is the duty and legal obligation on promiser to indemnify promisee if any loss causes। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर हुआ मामला कि इंडेमनिटी क्या हुआ? कुछ फंडा समझ में आया? रिप्लाई कर दो। कोई ऐसा है जिसके न समझ में आया हो? कोई ऐसा है जिसके न समझ में आया हो कि इंडेमनिटी क्या होती है? ठीक है, सबको आ गया। अब जानिए, सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश लॉ। तो ये इंग्लिश लॉ का एक उदाहरण है, पहला आप केस कह सकते हैं जिसमें कि इंडेमनिटी की एक तरह से कॉन्सेप्ट आता है। ये क्या है? एडमसन वर्सेस जार्विस का मामला। किसका मामला है? एडमसन वर्सेस जार्विस। लिख लीजिए, ये मैंने इसीलिए लिखा था, एडमसन वर्सेस जार्विस। ये मामला एडमसन वर्सेस जार्विस का है। यहां तक बात समझ में आई? अब देखिए, दो बातें होती हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, मोनिश खान प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हम लोग देखते हैं, हाँ मोनिश कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले बता लेने दीजिए, जब मैं बोलता हूं तब आप लोग नहीं बोलते, इसके बताने के बाद आप पूछिए, नोट करके रखिए अपना प्रश्न। ठीक है, म्यूट करिए। अब देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, मैंने यहां लिखा है इंप्लाइड। और अब यहीं पे जान लीजिए कि ये भी, जैसे हम लोगों ने वहां कहा था ना कि एक्सेप्टेंस और ऑफर इंप्लाइड और एक्सप्रेस हो सकता है, तो यहां भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या तो एक्सप्रेस हो सकता है यानी अभिव्यक्त, या इंप्लाइड विवक्षित। मतलब ये बात कह के भी हो सकती है, जे आगे कहता है ये मेरे बेच दो, अगर तुम्हें कोई नुकसान होगा तो मैं उसकी भरपाई करूंगा। लेकिन यहां तो वहां क्या होता? एक्सप्रेस मामला होता, अभिव्यक्त रूप से बात होती। यहां पे क्या हुआ? केवल जेल आके अपने कैटल बोलता है बेच दो, और ये बेच देते हैं तो ये मान के कि इनका कैटल होगा और इसकी वजह से मुझे कोई नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई करेंगे। ये इंप्लाइड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ये इंप्लाइड का मामला है। अब इसके आगे हम एक केस और देखते हैं, डगडेल वर्सेस लवरिंग। डगडेल वर्सेस लवरिंग का मामला है। ठीक है, डगडेल वर्सेस लवरिंग का क्या मामला है आप समझिएगा। कुछ ट्रक्स थी, ट्रक समझते हैं ना, जो ट्रक माल परिवहन करने वाला ट्रक थी, ये डगडेल के पोजीशन में थी।
पोजेशन नहीं, सिर्फ पोजेशन नहीं, ये था कि इनका जो मालिक होगा उसको आप इसको दे देंगे। तो इनके पास दो क्लेम आते हैं, एक लवरिंग का क्लेम होता है और दूसरा एक क्लेम होता है केपी एंड कंपनी। लवरिंग के ट्रक्स पे क्लेम पे, क्या लवरिंग कहते हैं हमारी ट्रक है, दे दीजिए, केपी कहते हैं हमारी ट्रक है। लवरिंग चूंकि शायद पहले आ रहे होंगे, तो डगडेल ने कहा लवरिंग से कि ठीक है ये ट्रक्स आप ले जाओ, बट क्या करो, एक इंडेमनिटी हमें दे दो। इंडेमनिटी माने इंडेमनिटी लिख के दो। डगडेल ने लवरिंग से कहा टू फर्निश एन इंडेमनिटी बॉन्ड। इंडेमनिटी बॉन्ड कहा कि आप भर के दे दो कि इंडेमनिटी बॉन्ड क्या होगा कि अगर आपके कहने के अनुसार मैं ट्रक आपको दे रहा हूं, तो अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस में कोई लॉस होता है तो यू विल बी लायबल या यू शैल बी लायबल कहेंगे टू इंडेमनिफाई मी। ठीक है, इन्होंने कहा, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि लवरिंग ने उसके लिए कोई स्वीकृति नहीं दी, मतलब कोई रिप्लाई नहीं किया उस टर्म पे, उस कंडीशन पे कि आप एक इंडेमनिटी बॉन्ड फर्निश करो। कोई बात नहीं, डिनाई भी नहीं किया, ध्यान रखिएगा, फर्निश करने से, इंडेमनिटी बॉन्ड देने से डिनाई भी नहीं किया। तो एक इंप्लाइड कह सकते हैं, विवक्षित ये भी मामला होगा कि डगडेल ने कहा जब ये मना नहीं कर रहा है तो दे ही देगा। तो इन्होंने ट्रक्स इसको दे दी, लवरिंग को दे दी। केपी सिंह क्या करते हैं, केपी एंड कंपनी जो है वो बाद में इन ट्रक्स पे अपना टाइटल प्रूव कर देते हैं। टाइटल माने अधिकार, कि मेरा ये अधिकार था। टाइटल प्रूव्ड बाय केपी एंड कंपनी। हो गया ना लफड़ा। अब इन्होंने इंडेमनिटी बॉन्ड भी नहीं दिया था, ले भी गए ट्रक। अब क्या होगा, डगडेल की ये जिम्मेदारी हुई कि केपी को पैसा दें। ठीक है, यहां तक अभी इंडेमनिटी नहीं आ रही है, इसके आगे आप सोचिएगा कि इंडेमनिटी में दो केस हमेशा लगभग चलेंगे। तो पहले तो केपी का नुकसान हुआ है, वो डगडेल से पैसा लिए। अब डगडेल किसी के पास जाएंगे, नुकसान किसके कारण हुआ है? नुकसान लवरिंग के कारण हुआ। तो डगडेल लवरिंग से कहते हैं कि तुम्हारे कहने पे मैंने ये काम किया है और मैंने तुमसे इंडेमनिटी कहा भी था, तुमने मना भी नहीं किया, ट्रक लेने से भी नहीं मना किया। तो इट शोज दैट देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट यू एक्सेप्टेड माय जो भी टर्म्स जो भी थी उनको यू एक्सेप्टेड कि आप फर्निश करोगे, इंडेमनिफाई करोगे। तो बाद में डगडेल ने लवरिंग से पैसा पा लिया, जो नुकसान इनको ट्रक उनको देने से हुआ, आदेश उनको हुआ। ठीक है, तो ये इंडेमनिटी का दूसरा उदाहरण आपको मिलता है, ये भी इम्प्लाइड टाइप ही है। देखिए, अब इसके साधारण उदाहरण हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने बहुत लोगों को सुना होगा, जब नई नौकरी करने लड़के निकलते हैं, जाते हैं, तो उनसे बॉन्ड भराया जाता है। बॉन्ड भराया जाता है ना कि ये इतने का बॉन्ड भर दो, इतने साल के लिए भर दो। अगर उसके पहले तुमने नौकरी छोड़ी तो तुम्हें उस बॉन्ड का पैसा हम तुमसे लेंगे। क्यों? क्योंकि वो नौकरी करने जाते हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे नौकरी मिलती है, फिर वो छोड़ के बीच में भाग जाए, नुकसान होगा। ये होता है इंडेमनिटी। दूसरा, कोई आपके डॉक्यूमेंट्स हो, मान लीजिए, बहुत छोटा सा उदाहरण, शायद आप सब अपने कॉलेज टाइम में सफर किए हो, बहुत छोटा सा उदाहरण, साइकिल स्टैंड होता है, आप साइकिल ले जाके पार्क करते हैं कॉलेज के या कहीं भी मान लीजिए। तो क्या होता है, वो एक रसीद देते हैं, वो रसीद अनफॉर्चुनेटली अगर आपसे मिस हो जाए, तो शाम को जब जाते हैं तो भैया मिस हो गई, ठीक है भैया, एक तो ये फॉर्म भर के दीजिए या एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए, अपना नाम पता लिख के दीजिए कि मैं इसका जिम्मेदार होऊंगा। अगर कोई और इसकी मांग करने आता है तो होता है कि नहीं होता है ऐसा? या थोड़ा सा ऑफिशियल वे में आ जाइए, मान लीजिए रेलवे से आपका कोई सामान आया है, आप उसको छुड़ाने जा रहे हैं, आपके पास एक बिल्टी होती है, वो बिल्टी खो गई है, तो क्या करेंगे? आपका ऐसा थोड़ी है कि सामान जब्त हो जाएगा, सामान मिलेगा। अब सामान मिलेगा, कैसे मिलेगा?
ठीक है भैया, एक इंडेमनिटी दो लिख के, अपना नाम पता सारी चीजें लिख के दो, लिखो ये मेरा है, अगर इसकी वजह से कोई नुकसान होता है तो मैं इसकी भरपाई करूंगा। ये होता है इंडेमनिटी बॉन्ड, सिंपल और कुछ नहीं। एक कल मैंने उदाहरण बताया था, बैंक का उदाहरण होता है। बैंक का उदाहरण होता है कि बैंक में अगर आपने एफडीआर बनाए हैं, एफडीआर को खो जाता है तो क्या होगा, आप दूसरा एफडीआर की रिसिप्ट लेने, एफडी जो फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट होती है उसको लेने जाएंगे। बैंक प्रॉपरली 100 रुपए का स्टैंप लेता है, उस पर लिखा पढ़ी होती है, एक फॉर्म उनका मतलब प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होता है, उस पर आप लिख पढ़ के देते हैं कि अगर ये भविष्य में इसकी वजह से कोई इसको फिर से प्रोड्यूस किया जाता है, नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। These all are the examples of indemnity bond. Clear? Is it clear? Okay. देखिए एक केस और बताऊंगा, ये भी इंग्लिश ही है। शेफील्ड वर्सेस बार्कले। शेफील्ड, इनफैक्ट यहां पे कारपोरेशन में लिख लीजिएगा, शेफील्ड कारपोरेशन वर्सेस बार्कले। ये क्या है, ये कई केसेस आपको इस नेचर के मिलेंगे कि कुछ स्टॉक्स होते हैं कंपनी के, ठीक है, कंपनी के स्टॉक्स होते हैं और ये कारपोरेशन क्या काम करता है, उन स्टॉक्स में ट्रांसफर ऑफ नेम, नाम की अगर परिवर्तनीयता करनी होती है, आप हमारा है और आपको मैंने दे दिया कि भैया आई एम एंडोर्सिंग इन फेवर ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, तो कारपोरेशन क्या करता था, उसको उस व्यक्ति के नाम पे चढ़ा देता था ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंडोर्समेंट बाय ओरिजिनल होल्डर। तो ये बार्कले को मान लीजिए आप, ये बैंकिंग कंपनी थे, बैंकिंग बैंकर कह सकते हैं, इनके पास इनके किसी कस्टमर ने कुछ स्टॉक्स दिए कि ये भाई साहब लो और इसको मेरे नाम करवा दो। तो कहा गया कि ओरिजिनल जो है उसने क्या किया, तो इसने ओरिजिनल जो इनका कस्टमर था उसने ओरिजिनल पेपर्स पे क्या किया था, फोर्ज करके अपने फेवर में इंडोर्स करा लिया था उन स्टॉक्स को और बैंक को दिया। बैंक ने शेफील्ड कारपोरेशन को दे दिया कि भैया ये नाम चेंज कर दो, ये पीछे लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि फोर्स था, साइन मैच कर रही थी तो इन्होंने उसको कर दिया। कुछ दिनों बाद जो ओरिजिनल कौन, होल्डर, क्योंकि ये तो फोर्स किया गया था, ओरिजिनल जो होल्डर था उसको पता लगा कि मेरा शेयर तो किसी और के नाम हो गया, मेरा स्टॉक तो किसी और के नाम ट्रांसफर हो गया। इसने शेफील्ड कॉर्पोरेशन को क्लेम किया कि मेरा था, आपने किसी और को कैसे चेंज कर दिया, आप इसके लिए भुगतान करिए। तो शेफील्ड को ओरिजिनल होल्डर को भुगतान करना पड़ेगा भाई, जाहिर करना पड़ेगा। तो क्या होगा, अब नुकसान तो शेफील्ड को हुआ बार्कले के कहने पे, तो शेफील्ड क्या करेंगे, अब इनको कहेंगे कि आप इसको, मेरा जो नुकसान हुआ है आपके कहने पे मैंने इसको चेंज किया था, आई डोंट नो एनीवन एल्स, किसने दिया, क्या किया, फोर्स किया, नहीं किया, बट यू रिक्वेस्टेड टू चेंज इट, मैंने आपके कहने पे किया है, इसलिए आप इंडेमनिफाई करो। तो इंडेमनिफाई इनको किया जाएगा। ये सारे रूल्स, ये भी इंप्लाइड का ही उदाहरण है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का उदाहरण है। देखिए ये हम पढ़ रहे हैं अभी तक इंग्लिश लॉ में क्या मामले हैं, और इंग्लिश लॉ में आपको बता दूं कि इंग्लिश लॉ का जो इंडेमनिटी का मामला है, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इसका स्कोप जो है ना वो वाइडर है। वो वाइडर यूं है कि इसमें ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इंडेमनिटी में शामिल होते हैं, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के सभी इंश्योरेंस शामिल कहां होते हैं, इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में ही। इंग्लिश लॉ में अपने यहां कहां शामिल होते हैं, बताया जा चुका है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्टिंजेंट,
कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, आपको अगर याद होगा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मैंने पढ़ाया था, वहां पे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें शामिल होते हैं। 31 से 36, 31 से क्या है, 37 है, कहां है देख लीजिए आप। कॉन्टिंजेंट में मैंने बताया था कि इंश्योरेंस के शामिल होते हैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इंडेमनिटी में इंडियन लॉ में नहीं आते हैं, ठीक है। एक चीज और जानिए कि जो इनका नेचर होता है इंडेमनिटी का, ये होता है कॉन्टिंजेंट टाइप का ही, कॉन्टिंजेंट टाइप का ही नेचर होता है, कोलैटरल नहीं होता। इसको आप एज इट इज याद रखिएगा। कॉन्टिंजेंट होने के बावजूद इसमें इंश्योरेंस के मामले नहीं आते हैं, इंश्योरेंस को वहां डाला गया है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। अब 124, अब एक चीज और इसी में टर्म को और थोड़ा डिसाइड कर लिया जाए, डिस्क्राइब कर लिया जाए, आप कहें। अब देखिए इसमें पक्षकार कौन होगा, कौन पक्षकार होगा? एक होगा इंडेमनिटर, ध्यान दीजिएगा। इंडेमनिटर, इंडेमनिटर कौन होता है? हु प्रॉमिसेस टू सेव, हु प्रॉमिसेस टू सेव। इंडेमनिटर को एक चीज और आप कह सकते हैं, इंडेमनिफायर, इंडेमनिफायर, यानी जो दूसरी पार्टी को प्रॉमिस कर रहा है कि हम आपको नुकसान से बचाएंगे। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, ध्यान रखिएगा, क्षतिपूर्ति दाता, क्योंकि ये क्षतिपूर्ति को करने का वचन देता है तो क्षतिपूर्ति दे रहा है। सो ही इज नोन एज क्षतिपूर्ति दाता। दूसरा इसमें जो पार्टी होती है वो इंडेमनिटी होल्डर होती है। ये इंडेमनिटर है तो इंडेमनिटी होल्डर, इंडेमनिटी होल्डर, हाँ जी, नहीं समझ में आ रहा है मोनिश, क्या कह रहे हैं आप? जिसके साथ मतलब गलत हो उसी को इंडेमनिटी होल्डर करते हैं। मैं बता रहा हूं, मुझे बता लेने दो। करते हो यार। The person who is compensated, person who is compensated, जिसको कंपनसेशन दिया जा रहा है, जिसका नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट करेगा ना ये इंडेमनिटर, तो वो होता है इंडेमनिटी होल्डर, क्षतिपूर्ति धारक, क्षतिपूर्ति धारक। ये क्षतिपूर्ति को धारण करता है तो ये क्षतिपूर्ति धारक हो गया, यानी क्षतिपूर्ति इसको होगी, क्षति होगी तो क्षतिपूर्ति को ये अवेल करेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है। इसको क्या कहेंगे? दो नाम इसके लिए हैं, इंडेमनिटी, जैसे यहां इंडेमनिटर है वैसे यहां है इंडेमनिटी, और दूसरा नाम इसको कह सकते हैं, जैसे इंडेमनिफायर यहां है उसी का अपोजिट कर लें इंडेमनिफाइड। ये दो नाम इसके रहेंगे, ये सब आप नाम ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हम समझ गए कि क्या क्षतिपूर्ति की संविदा होती क्या है आखिर में, और कहां से इसका शुरुआत होता है, और इंग्लिश लॉ इसके बारे में क्या कहती है। बस इतना आप समझिएगा। और इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में थोड़ा अंतर है, वो ये है कि इंग्लिश लॉ का स्कोप इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा वाइडर है, और इंडियन सिनेरियो जो होता है, इंडियन सीन है, वो थोड़ा नैरोअर है। हम नेक्स्ट अभी जो सेशन में बात करने वाले हैं वो इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, उस पर चर्चा करते हैं। यहां तक मुझे लगता है आपको चीजें क्लियर होंगी।